नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम जीएस पेपर 6 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है, चर्चा करें। तो आइए बिना समय गंवाएं देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले एक भूमिका लिखिए कि उत्तर प्रदेश में जल परिवहन का मुख्य मार्ग गंगा नदी है। इसके अतिरिक्त यमुना, सरयू और गोमती नदियों में भी जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। आप यहां तक बता दिए। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक है। मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, जल मार्ग संख्या, वो उत्तर प्रदेश के, मतलब जो हल्दिया सॉरी वो शुरू होती है आपका प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक। और गंगा तथा हुगली नदी पर स्थित यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। मतलब इसकी जो अवस्थिति है गंगा, और जब वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो ये हुगली नदी पे भी मतलब इसकी अवस्थिति है। तो मिला करके अगर कहा जाए तो ये जो है देश का सबसे लंबा जल मार्ग है, जो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। देखिए, अगर इतना फैक्ट आपको नहीं याद रहेगा कि इसकी लंबाई क्या है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो हम आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिए हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में ये तो प्रीलिम्स तो है नहीं कि आपको एकदम फैक्ट आना ही चाहिए। तो अगर आप इसकी लंबाई आपको नहीं भी याद है तो परेशान मत होइएगा। फिर नवंबर 2018 में वाराणसी के निकट रामनगर में प्रथम वाटरवेज टर्मिनल की शुरुआत की गई, इसी राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 पर। और वाराणसी से प्रयागराज जल मार्ग को भी संचालित किया जा रहा है। मतलब जो बनारस से और प्रयागराज के बीच जो डिस्टेंस है 135 किलोमीटर, ये जो जल मार्ग है, यहाँ भी जो है वो जल परिवहन का जो आवागमन है वो संचालित किया जा रहा है। जहाँ तक इसकी उत्तर प्रदेश के विकास में भूमिका का प्रश्न है तो वो निम्न है। देखिए, पहले छोटे से पैराग्राफ में आपने राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के बारे में बताया, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, उसकी लंबाई क्या है, उस पे जो अभी हाल ही में रिसेंटली काम क्या किए गए उसको लेकर के वो सारी चर्चा आपने कर दी। अगर इसमें कुछ पॉइंट आपका छूट भी रहा है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको यहाँ हम इनफ दे रहे हैं। ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ज़्यादा पढ़िए। अगर इसकी 60-70% भी चीज़ें आप वहाँ लिख के आ जाएंगे अपने मुख्य परीक्षा में तो आपका काम हो जाएगा। अब चूंकि प्रश्न आपका है कि जो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है, तो अब आप जो है उस पर चर्चा करिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, आप बता रहे हैं सहायक सिद्ध होने में कि चूंकि जल मार्ग द्वारा परिवहन लागत रेल और सड़क मार्ग की तुलना में सस्ता एवं सुरक्षित होता है, अतः यह प्रदेश में सुरक्षित यातायात का साधन है। मतलब आप बता रहे हैं इसमें कि जो सड़क और रेल की अपेक्षा जो जल मार्ग है उससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किफ़ायती होता है, सस्ता होता है और सुरक्षित भी रहता है। तो इसलिए ये लाभदायक है। फिर दूसरा, इसके द्वारा प्रदेश में विनिर्मित वस्तुओं की पहुंच न केवल आंतरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हो जाती है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। यह बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ बांग्लादेश एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक के देशों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करती है। ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या आप सभी जानोगे बिहार से ही होके वेस्ट बंगाल जाती है, तो बिहार और वेस्ट बंगाल तक तो डायरेक्ट ये पहुंच सुनिश्चित कराती है। साथ ही साथ ये बंगाल की खाड़ी में मतलब मिलती है, तो वहां से जो है फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक तरीके से मार्ग मिल जाता है। तो ये कितना लाभदायक है उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स के लिए कि इससे जो है न केवल हम आंतरिक व्यापार कर रहे हैं बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश है वहाँ भी हम अपने सामानों की सहज पहुँच सुनिश्चित कर पा रहे हैं। फिर जलमार्ग ईंधन और ऊर्जा कुशल होते हैं। मतलब जो जल मार्ग होते हैं वो ईंधन और ऊर्जा कुशल होते हैं,
इसके द्वारा प्रदेश सरकार क्लीन एनर्जी की ओर उन्मुख हो सकेगी। मतलब इसमें जो ईंधन की खपत होती है तो वो वनस्पत जो ट्रक ट्रांस जो मतलब सड़क ट्रांसपोर्टेशन है उससे तो बहुत ही कम ऊर्जा लगती है। और अगर यहाँ थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया अपनाया जाए तो यहाँ जो है क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जा सकता है। मतलब अगर सोलर ऊर्जा का प्रयोग इन जलयानों को चलाने में किया जाए तो हम क्लीन ऊर्जा की तरफ भी जो है वो बढ़ सकते हैं, वही आप इसमें चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ ईंधन से होने वाली बचत का प्रयोग प्रदेश सरकार अपने लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च कर सकेगी। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी मतलब जो देश और प्रदेश में जो ईंधन की खपत है उसमें देश की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा मतलब उस पे जो है डिपेंड होता है। प्रदेश भी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसमें खर्च करता है और अगर वहाँ उसकी बचत होने लगे, ईंधन पे बचत होने लगे, तो वो उन बचतों का प्रयोग अपने लोक कल्याणकारी कार्यों जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा जैसे आवश्यक उपयोग से संबंधित चीज़ों पे खर्च कर सकेगी। तो जिससे वेलफेयर बढ़ेगा, लोगों की गुणवत्ता बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी मतलब ये एक कारण से कि ईंधन जो है ईंधन पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। फिर यह जलमार्ग परिवहन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश के में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा एवं राजस्व एवं रोजगार दोनों को सृजित करेगा। देखिए पर्यटन उद्योग के लिए भी इस समय आप अभी हाल ही में देखे होंगे कि यम विलास करके एक क्रूज चलाया जा रहा है और ठीक है कुछ समस्याएं हैं उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इलाहाबाद से जो है बनारस तक के बीच चलाया जाए, बनारस से फिर बिहार बंगाल तक ऐसे क्रूज चलाया जाए तो इससे पर्यटक की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और यदि पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी। तो एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था का जो साइकिल है वो एकदम मतलब वो चक्र घूम जाएगा। तो ये सारी चीजें इसके सकारात्मक पहलुओं की तरह आप बताएंगे कि ये उत्तर प्रदेश के विकास में क्यों बहुत उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, अब तो आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस भी मिल गई होगी कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो जैसा कि पहले ही संस्थान द्वारा बताया जा रहा है कि वो अक्टूबर लास्ट और दिसंबर में है। प्रीलिम्स की परीक्षा मुख्य परीक्षा तो आपकी जो है वो अगले साल फरवरी में ही होगी। तो अभी बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों को मुख्य परीक्षा को तैयार करने का, क्योंकि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हम प्रीलिम्स के बाद जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आप बताइए पीटी के बाद तुरंत जो है आरओ का पेपर आ जाएगा, आप आरओ में लग जाएंगे और उसके बाद तुरंत फिर मुख्य परीक्षा आ जाएगा, तो आप कितना तैयार कर पाएंगे। तो अभी बहुत बेहतर ये होगा कि आप जो है एटलीस्ट मतलब पूरा अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त 3 महीना अपने मुख्य परीक्षा को खूब मन से तैयार कर लीजिए जितना आप मतलब खींच पाइए। और हमारा तो ये प्रयास है कि हम जो है अपने संस्थान के माध्यम से आपको जो है वो आपकी प्रीलिम्स के पहले पहले पूरा जीएस का जो 6 पेपर है उसकी तैयारी करवा दे। और इसी के तहत हमारे संस्थान द्वारा जो है वो नए टेस्ट सीरीज को चलाया जा रहा है। देखिए नया बैच प्रारंभ हो गया है जो 4 जून से चल रहा है और इसमें जो है जीएस फर्स्ट पेपर हमारा है, सॉरी 4th पेपर, और फिर जीएस का 5th और 6th पेपर है। तो ये दोनों पेपर हमारे चल रहे हैं। और ये देखिए जीएस पेपर 4 का एडवर्टीजमेंट है। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। और ये हमारे 5th और 6th को लेकर के है। ये एक साथ लेने पे आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल रहा है, 1499 रुपये में ये पूरा दोनों आपको बैच मिल जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। देखिए इसमें हम इतना ही कहेंगे कि इसके माध्यम से हम मंडे टू फ्राइडे क्या है आपको डेली 2 क्वेश्चन करवाएंगे और साथ ही साथ सेम डे ही उसका जो है आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर देंगे और रात तक जो है हम मॉडल पेपर उपलब्ध करा देंगे। तो आप सप्ताह में एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तैयार करेंगे। और यदि आप और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा जो जीएस का 4th पेपर है
उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहाँ से भी 2 क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें कवर होती जाएंगी। ऐसे ही आप जो है अपनी कॉपी को भेजेंगे। देखिए ये सब मार्किंग की हुई कॉपियाँ हैं, प्रॉपर वे में संस्थान द्वारा कमेंट किया जाता है सब। और ये चेक होने के बाद जो है तुरंत हम अपना मॉडल पेपर भी अवेलेबल कराते हैं। ये हमारे मॉडल पेपर का फॉर्मेट है। तो आप जो है संस्थान से जुड़िए और टेस्ट सीरीज का लाभ लीजिए। फिर हम चूंकि बता रहे थे कि जो जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, वो उत्तर प्रदेश के विकास में किस प्रकार सहायक है, तो वही पीछे मैंने पॉइंट को चर्चा किया है। अब इसमें जो अगला पॉइंट है कि इसके द्वारा सड़क परिवहन पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कि इस समय जो सड़कें हैं उस पे परिवहन मतलब भारी ट्रैफिक की समस्या से जूझ रही हैं, और अच्छी अच्छी सड़कें 4 साल में 5 साल में वो खराब हो जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है उस पे। और उस ट्रैफिक को आप कहाँ कम कर सकते हैं? या तो जल मार्ग से कर सकते हैं, या फिर वायु मार्ग से, या फिर रेलवेज द्वारा। तो ये समझ लीजिए कि जल मार्ग ही एक ऐसा विकल्प है कि जो वायु और रेल मार्ग से काफ़ी काफ़ी सस्ता है, और सस्ता के साथ साथ ही सुरक्षित भी है। तो इसीलिए अगर इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए या बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इससे जो है प्रदेश को मतलब जो अपनी सड़कों की जो ट्रैफिक की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। तो ये इसके एक पॉइंट को आप यहाँ भी बता दीजिए। फिर थोड़ी सी चुनौतियां भी बताइए कि हालांकि इस जल मार्ग के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे वर्ष भर पानी की उपलब्धता नहीं होना। आप सभी जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदी है गंगा, और ये हिमालय से आती है। कहने को तो ये सतत वाहिनी है, भाई ग्लेशियर से हमेशा बर्फ पिघलता रहता है, लेकिन एक जैसा प्रवाह नहीं रहता। बरसात में तो काफ़ी अच्छी स्थिति रहती है, खूब पानी रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये कहीं कहीं पानी बहुत कम हो जाता है। और जब बहुत कम हो जाएगा तो ये भारी जहाज, छोटी मोटी नाव तो चला तब भी आप चला लेंगे, लेकिन भारी जहाज़ों के आवागमन के लिए ये मार्ग सुगम नहीं रहता। तो ये सबसे पहली इसमें इसकी सीमाएं हैं जो है। फिर परिवहन की गति धीमी, जिससे कच्चे उत्पादों जैसे फल, दूध, सब्जियां, मांस आदि के निर्यात में समस्या। चूंकि इसमें जो है परिवहन की गति जो है बहुत धीमी है। यदि आपको यहाँ से सपोज करिए कि हमको प्रयागराज से वाराणसी जाना है, तो अगर आप बाई रोड 3 घंटे में यात्रा कर लेंगे, तो यहाँ जो डिस्टेंस लगेगा वो 6 घंटा 7 घंटा लग जा रहा है। और 7 घंटे तक ये जो कच्चे प्रोडक्ट्स होते हैं, फल, सब्जियां, दूध, तो इनको मतलब एक तरीके से सुरक्षित रखना जो इतनी कम दूरी में मतलब परेशानी का सबब बन जा रहे हैं। तो यदि हमको इनको अगर पश्चिम बंगाल भेजना है या फिर साउथ ईस्ट एशिया के देशों तक भेजना है, तो फिर क्या स्थिति होने वाली होगी। तो ये सारी चीज़ें आप बता दीजिए। कि फिर संचालन समिति क्षेत्रों तक आधारभूत ढांचे का पर्याप्त विकास नहीं। मतलब इसमें भी अभी चूंकि ये अभी प्रारंभिक स्तर पे ही है, और वाकई में हमारा देश जो है इस क्षेत्र में अभी काफ़ी मतलब पीछे है। अगर देखा जाए, हमने सड़क परिवहन को काफ़ी दुरुस्त किया है इधर विगत वर्षों में। रेलवे की दृष्टि से भी हम बहुत ही मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। वायु परिवहन के लिए भी हम बहुत प्रयास किए हैं। लेकिन जो जल परिवहन है, जो एक तरीके से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, उस दिशा में अभी हमारा जो है बहुत सार्थक प्रयास नहीं रहा है। तो इसकी चुनौतियों में ये भी आप बता दीजिए। फिर इस प्रकार उपयुक्त समस्याओं का यदि सुनिश्चित तरीके से समाधान कर लिया जाए, तो यह प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकता है। तो चलिए, आज के प्रश्न का आपका उत्तर जो है यहीं तक था। मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल हम आपको एक फॉर्मेट दिए हैं, बल्कि आपको इतना सिखाने में सफल भी हुए होंगे कि कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पाठ लिखना है, और कैसे जो है अपने कंक्लूजन को देना है। तो ठीक है, अभी जाइएगा नहीं, आगे थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग इसलिए जुड़िए क्योंकि जितनी भी परीक्षा से उपयोगी जानकारी आप होती है यहाँ आपको निःशुल्क मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की चीज़ें आपको डेली मिलती रहती हैं।
और भी महत्वपूर्ण जो है आपके सब्जेक्ट से संबंधित जानकारियाँ यहाँ हमारी टीम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल हैं। देखिए, ये समृद्धि आईएएस का चैनल है, ये संदीप मिश्रा ऑफिशियल, दोनों ही चैनल हमारे हैं। और आप दोनों को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि दोनों पे ही हम आपकी परीक्षा से उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहते हैं। और लास्ट में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7303307507। हमारे किसी भी बैच से जुड़ने के लिए आप यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। संस्थान के लोग इसको बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।